हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर ए फाइन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो मैं आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे और जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, हमारे इस चैनल पे कई राज्यों के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जुड़े हैं और इनका, जिसमें बिहार बोर्ड की बात करें अगर हम, तो इनका एग्ज़ाम भी लगभग 1 फरवरी या 2 फरवरी से स्टार्ट है। तो इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स कम से कम परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं। अभी भी वक्त है, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 5 दिन, जो भी आपका टाइम है, इसको बिल्कुल भी ख़राब मत करें और प्रॉपर चैनल से जुड़े रहें और पर डे का नोटिफिकेशन, वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट करते रहें। ठीक है, जिससे कि उनको समस्त टॉपिक से वीडियो मिलते रहे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी के ही अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो अंतिम चैप्टर बायोलॉजी में चल रहा था जैव विविधता एवं संरक्षण में, तो हम इसी जैव विविधता एवं संरक्षण की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हेडिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गाइज कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के स्तर बताए थे, आनुवंशिकी, जाति, ये पारिस्थितिकी, 3 प्रकार के जैव विविधता में हमने स्तर बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इस पृथ्वी पर जैव विविधता का महत्व क्या है, क्या ये जो जैव विविधता है अर्थात एक जीव दूसरे जीव से जो भिन्न है, खान पान में, रहन सहन में, बोली भाषा में, व्यवहार में, रंग रूप आकार लक्षण में, संरचना में, क्या इनका एक दूसरे से विविध होना कि ठीक है किस प्रकार से लाभदायक है या नहीं है। ठीक है, क्या होगा यदि पृथ्वी से जैव विविधता नष्ट हो जाए और क्या होगा यदि पृथ्वी से जैव विविधता बनी रहे। तो क्या दोनों कंडीशन में कि जब जैव विविधता खत्म हो जाए, जैव विविधता बनी रहे, तो दोनों कंडीशन में इस पृथ्वी पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों की हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में गाइज। तो चलने से पहले वीडियो को कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे गाइज। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं और हो सकता है कि हमारा यह जो चैप्टर है ये भी 2-4 वीडियो में ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। लेकिन पहले मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिलेबस ख़त्म करने पे गाइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता का महत्व क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले हम जैव विविधता का डिस्कस करेंगे कि जैव विविधता क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जैव मीन्स होता है गाइस जीव और विविध माने होता है भिन्नता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए लेते हैं ये हाथी है और एक जीव मान लीजिए ले लिया मैंने, मछली ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये भी जीव है, ये भी जीव है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, रंग रूप में, आकार में, लंबाई चौड़ाई में, कार्य में, बोलने चालने, चलने फिरने, खाने पीने, रहने में क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। भाई मछली जल ही परितंत्र में रहती है जबकि हाथी स्थलीय परितंत्र में रहता है। मछली क्या है, अपने फिन्स की सहायता से पानी में तैरने का काम करती है, चलने का काम करती है, और हाथी अपने पैरों से गमन करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रकृति में, व्यवहार में क्या है, बहुत अंतर है। तो इसी डिफरेंस को हम अंतर को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो विविधता है इसका महत्व क्या है, तो वही आज हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है,
क्या होगा, एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या होगा यदि पृथ्वी से जीवाणु खत्म हो जाए, सिर्फ जीवाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीवाणु अगर खत्म हो जाए तो क्या मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट आर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हेन ओवरऑल बैक्टीरिया इज डेड ऑन द अर्थ। अगर पृथ्वी से सारे जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। व्यवहारिक रूप से भी कोई पूछ सकता है। तो अब आप बता सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जीवाणु जो होते हैं गाइज वो सिर्फ रोग फैलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं। तो जीवाणु मर जाए तो रोग नहीं होगा, ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीवाणु हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, अर्थात लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सूक्ष्म जीवों के महत्व में कि एंटीबायोटिक औषधि जो होती है क्लोरोमाइसिन, आरोमाइसिन, एंटामाइसिन ना और फ्लॉक्सासिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, जो बहुत सारे टीके हैं, ये जो पेनिसिलिन औषधि है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर जीवाणु खत्म हो गए तो समझ लीजिए जैव विविधता खत्म हो गई, पृथ्वी से मानव जीवन भी पूर्ण रूप से क्या हो गया गाइस, खत्म हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जैव विविधता का महत्व क्या है, तो इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं, ठीक है। पहला जो है पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बने रहने में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चर्चा करें, मैंने अभी आपको बताया कि अगर पृथ्वी से बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो जाए या पर्टिकुलर जिसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, और आपको पता है पृथ्वी पर जितने जीव हैं सब परस्पर एक दूसरे पे निर्भर हैं। अगर एक भी कड़ी टूट गई, एक भी लिविंग बीइंग्स अगर एब्सेंट हो गया या ख़त्म हो गया, पृथ्वी से विलुप्त हो गया, तो पूरी की पूरी कड़ी क्या होगी, टूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जैव विविधता क्या होगी, खतरे में पड़ जाए। कैसे, देखिए जैसे घास है, ठीक है ना, कोई घास है तो घास को खाएगा कौन, टिड्डा ने खाया, और टिड्डे को खाया किसने, मेढक ने खाया, और मेढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया मोर ने, ठीक है। तो ये कड़ी है एक प्रकार से जो जैव विविधता बने रहने के कारण सबकी परस्परता निर्भरता एक दूसरे पर बनी हुई है। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डा मेढक, मेढक सांप ने, ठीक है। अब यहाँ पर मेढक, अगर ये टिड्डा विलुप्त हो जाए, टिड्डा यहाँ पे क्या हो जाए, जैव विविधता के क्रम में अगर खत्म हो जाए, तो अब आप बताइए अगर ये टिड्डा खत्म हो गया तो घास को क्या मेढक खाएगा, ठीक है। अगर टिड्डा खत्म हो गया तो मेढक घास सीधा खाएगा नहीं, तो फिर मेढक कैसे जीवित रहेगा, इसकी निर्भरता तो टिड्डे पर है ना। तो ये आपका खत्म तो ये भी खत्म, और मेढक अगर खत्म हो गया इसकी वजह से तो सांप क्या खाएगा, सांप तो मेढक ही खा रहा, अब सांप सीधा घास तो खा नहीं पाएगा। फिर अगर सांप भी खत्म हो गया तो मोर क्या खाएगा, तो मोर सीधा तो घास खाता नहीं है गाइज, ठीक है। इसलिए जो ये पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था है, नेचर ने जो प्राकृतिक तंत्र की व्यवस्था बनाई है पारिस्थितिक तंत्र की, अगर इस जैव विविधता की व्यवस्था अगर खत्म हो गई, इसमें एक भी कड़ी एब्सेंट हो गया, तो समझ लीजिए जैव विविधता पूर्ण रूप से खत्म। और जैव विविधता खत्म होने का मतलब है कि पृथ्वी से जीवन, समूल जीवन का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या है, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। तो ऐसी स्थिति में इसलिए जैव विविधता का महत्व है कि पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व बने रहेंगे, और जीवों की पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने में भी जैव विविधता का महत्व। पारस्परिक निर्भरता का मतलब यही कि ये इसके ऊपर निर्भर, ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ठीक है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के व्यवस्थापन में जो पारिस्थितिक तंत्र की अपनी एक व्यवस्था नेचर ने बनाई है, उस व्यवस्था में भी क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको भी बनाए रखने में क्या है, ये आपका जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मायने रखता है गाइस, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे देखना था कि जैव विविधता का महत्व किन किन रूपों में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग की हम चर्चा करेंगे महत्व के बाद कि जैव विविधता की क्षति क्या है। क्षति मीन्स होता है दोस्तों नुकसान, और जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जो विभिन्न जीवों की अपनी एक व्यवस्था विविधता है, उसकी क्षति क्या है, नुकसान क्या है और कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का बहुत सारे पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स थे, कुछ प्लांट्स थे, वो इस समय वर्तमान समय में पृथ्वी पर अनुपस्थित हैं, अर्थात विलुप्त हो चुके हैं, और पुराने समय में क्या थे, ये पृथ्वी पर उपस्थित थे, ठीक है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या अंतर है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें कि पिछले 50 वर्षों पर अगर अवलोकन करें, पिछले 50 वर्षों का अगर हम अवलोकन करें कि यहाँ पर कई प्रकार के एनिमल पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। जैसे आपको पता है डायनासोर पहले पृथ्वी पर था,
लेकिन वर्तमान समय में डायनासोर क्या है, अनुपस्थित है पूर्ण रूप से, इसलिए ये डायनासोर क्या है, विलुप्त माना गया। तो डायनासोर के पृथ्वी से खत्म होने से भी जैव विविधता में काफी बदलाव आया, जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंचा। ठीक है, और अगर हम बात करें सभी प्लांट सभी एनिमल्स की, तो सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी से कोई विलुप्त हुआ है तो वो आपका उभयचर प्राणी, जैसे मेढक क्या जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो इस तरह के कई उभयचर प्राणी ऐसे हैं जो आज पृथ्वी से पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहा जाएगा, जैव विविधता की क्षति हुई है। किसमें कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किन किन प्राणियों का विलोपन हुआ है, हम यहाँ पे बारी बारी सबका आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो आइए देखते हैं सीधा सीधा विलुप्ति का मतलब या क्षति का मतलब कि पृथ्वी पर पिछले 500 सालों में, ठीक है, पिछले 500 सालों की बात करी जो गुजर चुका, पास आउट हो चुका है, तो पिछले 500 सालों में पौधों व जंतुओं में कुल 784 जातियां, कितनी, 784 जातियां क्या हो चुकी हैं बेटा, विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें पौधों की 87 जाति, रीढ़धारी की 338 अर्थात कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ पाया जाता है, वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें 338 प्रकार के जंतुओं की जातियां, और बिना, ठीक है, कशेरुक वाले, रीढ़ के बिना हड्डी वाले जैसे केचुआ, जोंक, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इस टाइप के जो एनिमल हैं उन एनिमल में भी 359 जातियां क्या हो चुकी हैं, पिछले 500 सालों में विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आने वाले समय में भी विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल की जातियां विलुप्त होती रही पृथ्वी से, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, यही जैव विविधता की क्षति होती है या यही जैव विविधता की क्षति कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों अगर ऐसा हुआ, अगर इसी तरह से ये विलुप्त होते रहे तो एक दिन इस पृथ्वी से जीवन भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में, और समूल पृथ्वी का नाश भी हो सकता है। इसलिए जैव विविधता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसलिए जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं भारत सरकार द्वारा, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा, वो बहुत काबिले तारीफ है, और उनके इस प्रयास से जैव विविधता की क्षति को काफ़ी हद तक रोका जा सका है। ठीक है, कैसे, अभी हम बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, जैसे डोडो। डोडो बेटा एक प्रकार का पक्षी है जो मॉरिशस देश में, मॉरिशस राष्ट्र का पक्षी है, वो अब क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। और केगा, ये भी क्या है, अफ्रीकन प्राणी है, ये भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। और थाइलेसीन प्राणी, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। और स्टेलर सिकाऊ, ये भी रूस का है और पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है गाइस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी मैंने कहा डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। अब गिद्ध को भी देखो, पहले गिद्ध बहुत दिखते थे लेकिन अब गिद्ध नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी से क्या हो रहे हैं, जनसंख्या घनत्व उनका घट रहा है, और कहीं अदा कदा ही एक दो बचे हुए हैं, उनको संरक्षण सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ताकि वो जैव विविधता बनी रहे। अगर क्योंकि ऐसा ना किया गया तो जैव विविधता की क्षति पूर्ण रूप से हो जाएगी और पृथ्वी से समूल जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए जैव विविधता का बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसे भी आप नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट श्रेणी की ओर। अब नेक्स्ट श्रेणी जो हमारी है वो है संकटग्रस्त जातियां अर्थात थ्रेटेन्ड स्पीसीज। तो संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो आइए देखते हैं संकटग्रस्त जातियां क्या है। इसको इंग्लिश में थ्रेटेन्ड स्पीसीज कहते हैं। दैट सिंपल यार, रटना नहीं है। संकट मीन्स आप जान ही रहे हो, और ग्रस्त माने ग्रसित होना, और जातियां यानी ऐसे जीव, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिन पर पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, उसे हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और दोस्तों संकट कैसे उत्पन्न हो गया है आपको पता है। अगर हम पक्षी की बात करें, पहले पक्षियां आपके घरों में, जो गाँव में घर बनाते थे लोग, ठीक है, और जो पेड़ रहते थे, पेड़ों के बीच में घोंसले बनाते थे, और जो घरों में लोग छान छप्पर बनाते थे, खपड़ल, वहाँ पर ये अपने घोंसले बना के अंडे दिया करती थी, वही उनका वास स्थान होता था। लेकिन अब बदल गया है ज़माना, बदलते समय के अनुसार लोग पक्का बिल्डिंग्स करने लगे हैं, पक्के मकान बनाने लगे हैं, पेड़ों की कटाई करने लगे हैं, जिससे इनको उचित स्थान अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए, जो अंडे देने की प्रक्रिया के लिए घोंसला निर्माण करना है, वो नहीं कर पाती। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी जनसंख्या में क्या हो रहा है,
बहुत तेजी से गिरावट आ रहा है दोस्तों, इसलिए ऐसी जातियों पे संकट मंडरा रहा है। ठीक है, तो पक्षी की बात हो गई। इसी क्रम में अगर हम प्लांट की बात करें या और एनिमल की बात करें तो आज पृथ्वी पर हजारों प्रकार के स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, जलीय जीवों पे क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है पूर्ण रूप से, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक वास स्थान है जिसमें वो रहना चाहते हैं, जिसमें रह करके अंडे देके अपनी जनरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मनुष्यों ने क्या कर दिया है, फैक्ट्री लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया प्राकृतिक आवास को। इसलिए उनका विकास भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और उनके ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी जातियों को हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहां पर कि वे जीवों की जातियां जिनका अस्तित्व मानव क्रियाकलाप के कारण खतरे में पड़ गया है। ठीक है, उसे हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, कि वे जीव की जातियां या वे जीव, ठीक है, जिनके अस्तित्व, ठीक है, या जिनका अस्तित्व आप कह लीजिए। ठीक है, अस्तित्व का मतलब होता है वजूद, जिनकी अपनी पहचान या पृथ्वी पर उपस्थिति क्या हो गया, मानव क्रियाकलाप के कारण क्या हो गया, खतरे में पड़ गया है, उसे हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, जैसे संकटग्रस्त स्तनधारी प्राणी, ठीक है, और संकटग्रस्त पक्षी, कुछ पक्षी भी हैं जो आज संकटग्रस्त हैं वर्तमान समय में। अगर इनको संरक्षण ना दिया गया तो ये संकटग्रस्त से विलुप्त की ओर चली जाएंगी, इसलिए इन्हें संरक्षण जरूरी है। ठीक है, फिर है संकटग्रस्त उभयचर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, संकटग्रस्त स्तनधारी प्राणी जातियां और उभयचर, ये कुल मिलाकर के आज पृथ्वी पर संघर्ष कर रही हैं अपने अस्तित्व को बचाने में। ठीक है, तो जैसे स्तनधारी में कौन कौन से हैं, जैसे बब्बर शेर की बात करें हम, बब्बर शेर। ठीक है दोस्तों, बब्बर शेर तो सभी जान रहे हो कि बब्बर शेर मतलब जिसके यहाँ मुंह पे क्या बड़े बड़े बाल होते हैं, ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के काठियावाड़ में इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसी तरह से सियार, भेड़िए, बाघ, ठीक है, सियार, भेड़िए, बाघ, ठीक है, बाघ, सियार, भेड़िए, बाघ, ठीक है, और इसी तरह से जंगली बिल्ली या जंगली भैंसे, ठीक है, चीता, और इसी तरह से जंगली सियार, ओके, ETC एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बब्बर शेर पहले भारत के घने जंगलों में रहता था, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे जंगलों का सफाया हो रहा है, लोग अपने पर्सनल यूज के लिए या कल कारखाने लगाने के लिए बड़े से बड़े जंगलों को काट करके उसका सफाया कर दे रहे, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा था, तो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है, और शेर के बाद सियार की बात करें तो जो जंगल में रहने वाले, धीरे धीरे जंगल भी खत्म हो रहे, क्योंकि सियार भी वही रहते थे, तो ये भी पूर्ण रूप से अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, फिर या मानव द्वारा इन्हें मार दिया जा रहा है। ठीक है, फिर बाघ की बात करें, ये भी आप जानते हो कि बाघों की संख्या एक समय 4000 थी, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी संख्या घट गई है। और इसी तरह से जंगली भैंसें और उसके साथ साथ चीता, हिमचीता, जंगली शियार, ETC, ये कुछ स्तनधारी प्राणी हैं जो संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिए गए हैं। इन्हें कौन घोषित करता संकटग्रस्त श्रेणी, आपको पता होना चाहिए कि एक भारत सरकार के पास व्यवस्था है, एक संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कौन संकटग्रस्त प्राणी है, कौन विलुप्त है। ठीक है, और इनकी सूचनाओं को एक किताब में आंकड़े के रूप में क्या होती है, दर्ज कर दिया जाता है। उस किताब को रेड डाटा बुक कहते हैं, RDB कहते हैं, अभी हम डिटेल उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम
संकटग्रस्त पक्षी की बात करें तो बहुत सारी पक्षियां भी आज क्या हो गई हैं, संकटग्रस्त हो गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, जैसे बतख, बांस, ठीक है, बतख, तीतर, मुर्गाबियाँ, बतख, तीतर, मुर्गाबियाँ एंड सो ऑन। इसी तरह से ये क्या है, आज ये पक्षी भी क्या हो रहे हैं, पूर्ण रूप से संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में सरकार द्वारा डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या भी अब उतनी पृथ्वी पर नहीं रह गई है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बात करें हम संकटग्रस्त उभयचर, तो इसमें आपको पता है कछुआ भी आ जाता है, जैसे जरायुज, टोड, हिमालयी सर्टिका, ठीक है, जरायुज, टोड और हिमालयी सर्टिका, हिमालयी सर्टिका, ठीक है, हिमालयी सर्टिका। और कुछ संकटग्रस्त सरीसृप की बात कर ले अगर हम, तो ये भी क्या है, संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए। जैसे कछुआ की बात करते हैं, ठीक है, कछुआ, मगरमच्छ आदि, ये सब क्या है, बोलिए। कछुआ जो होता है दोस्तों, इसकी बड़े पैमाने पे तस्करी की जाती है, ठीक है। कछुआ का तस्करी करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इससे बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और उसी दवाइयाँ बनाने के कारण हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और जगह जगह पाए जाने वाले कछुओं का उठा करके इसे मार्केट में अच्छे दाम पर बेच देते हैं। कुछ दुर्लभ प्रकृति जात के कछुए होते हैं, उनकी तो मार्केट में करोड़ों में डिमांड है, उनकी बड़े पैमाने पर तस्करी। हालांकि भारत सरकार ने इसकी तस्करी को बैन लगाया है, क्योंकि इसे संकटग्रस्त जात सूची में डाल दिया, और जो संकटग्रस्त जात की श्रेणी में आ गए उनका शिकार करना कहीं ना कहीं ये क्या है, कानून, भारतीय जो वन्य कानून है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक प्रकार का अपराध आता है, ठीक है, अपराध होता है। इसलिए इनका भी क्या हो गया है, संकटग्रस्त श्रेणी में, ठीक है। इस सरीसृप को भी क्या किया गया है, रख दिया है गाइस, ठीक है। तो ये आप पे संकटग्रस्त जातियां हो गई। एक बार जाते जाते फिर से दिमाग में रख बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता है संकटग्रस्त जातियां क्या है, दो स्तनधारी संकटग्रस्त जातियों का नाम बताइए। तो संकट मीन्स जान ही रहे हैं आप लोग, ग्रस्त माने ग्रसित होना, जातियां यानी ऐसे जीव, ऐसे जंतु, ऐसे पादप, ठीक है, या जीवों की वे जातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर क्या हो, खतरे में हो, जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, ठीक है कि नहीं, और जिनको भारत सरकार ने क्या किया, आरबीडी, रेड डाटा बुक में क्या किया है, सूचनाओं को संग्रहित कर दिया है। तो ऐसी जीवों की जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, और इनमें स्तनधारी टाइप के भी है, पक्षी भी है, उभयचर भी है, सरीसृप है। इस तरह से कैटेगरी वाइज क्या किया गया है, इन्हें रेड डाटा बुक में क्या किया गया है, सूची में डाल दिया गया है, ठीक है। और जिसे रेड डाटा बुक में डाल देते हैं, फिर उसको संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है, तब जाकर के इनकी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद इन्हें पुनर्प्राकृतिक आवास में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है गाइस, नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस चलिए, इस वीडियो के अंत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा रटने और रटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक अंत में, रेड डाटा बुक, ठीक है। बुक का मतलब किताब, ठीक है, एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी किताब जिसमें डाटा माने आंकड़े रखे गए हैं, किसके, रेड के। रेड मीन्स होता है दोस्तों लाल, और लाल का प्रयोग खतरे के लिए किया जाता है। तो खतरे का मतलब कि पृथ्वी पर जिन जिन जीवों के, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है, जिन जिन जीवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जो जीव विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं और उनको जल्द ही संरक्षित नहीं किया गया तो वो पृथ्वी से विलोप हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों की अर्थात संकटग्रस्त जातियों की सूचना या आंकड़ा जिस किताब में, ठीक है, जिस बुक में रखी गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। इसे संक्षिप्त में RDB कहते हैं, R फॉर रेड, D फॉर डाटा, B फॉर बुक कहते हैं, ठीक है। और एक चीज, सर्वप्रथम सबसे पहली बार पूरे विश्व में सबसे पहली बार सन 1963 के आसपास स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसे पहले WCU कहते थे, W फॉर वर्ल्ड, C फॉर कंजर्वेशन, U फॉर यूनियन, अर्थात विश्व संरक्षण संघ जो है, यही सबसे पहले क्या किया था, 1963 में स्विट्जरलैंड में क्या किया था,
इस RDB नामक पुस्तक का विमोचन किया था और उसमें संकटग्रस्त जातियों की सूचना को लिपिबद्ध किया था। ठीक है, लेकिन बाद में इस वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का नाम बदल करके वर्तमान समय में IUCN कर दिया गया है। IUCN का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है IUCN का गाइस। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके कार्य बताइए, तो आपको सिंपल पता है I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका पूरा नाम आपको यहाँ पे मैंने लिखा है। और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। वर्तमान समय में यही पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो विलुप्त हुई है और संकटग्रस्त जातियों की सूचना संरक्षण संबंधी कार्यों को विधिवत तरीके से कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक चीज कि जो IUCN है इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पेपर में आता है तो रटना नहीं है, यहीं से निकाल लेना। रेड डाटा बुक यानी ऐसा बुक जिसमें रेड अर्थात संकटग्रस्त जातियों की सूचना लिपिबद्ध की गई आंकड़े रखे गए हैं, उन्हें हम RBD कहते हैं। और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया था, जो कि WCU द्वारा किया गया था, जिसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय इसका नाम बदल करके IUCN हो गया है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्स कहते हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के इस टॉपिक पे इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, नोट कर लीजिए।